Students, today we will see some new concepts. We start from a numerical. A silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degrees centigrade and a resistance of 2.7 ohm at 100 degrees centigrade. Determine the temperature coefficient of resistivity of silver given RT1 इन resistance at temperature T1 it is 2.1 ओम और T1 कितना है यहाँ पे 27.5 डिग्री मतलब 27.5 डिग्री पे 2.1 ओम रेजिस्टेंस गिवन है ऐसे ही 100 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस गिवन है वो 2.7 ओम है, ये RT2 हो गया। ठीक है, तो ये T2 की वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और RT2 है 2.7 ओम। ठीक है, हमें क्या, हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए यानी कि अल्फ़ा फाइंड करना है, तो फॉर्मूला आपको पता है आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी। ठीक है, तो आर टी वन इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा T1 हो गया, तो यहाँ से आर नॉट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे RT1 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा T1। ऐसे ही RT2 के लिए आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा T2 हो जाएगा, तो यहाँ से आर नॉट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे RT2 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा T2। ठीक है, अभी आर नॉट को इक्वेट कर देंगे तो RT1 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा T1 इक्वल टू RT2 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा T2। ठीक है, इजी है। अब देखो RT1 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, RT1 1 प्लस अल्फ़ा T2 इक्वल टू RT2 1 प्लस अल्फ़ा T1। यहाँ से इनको प्रॉपर अरेंज कर लेंगे। हमें एक्चुअली वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फ़ा की चाहिए, तो RT1 प्लस RT अल्फ़ा RT1 अल्फ़ा T2 प्लस RT2 अल्फ़ा T1। तो अल्फ़ा वाले टर्म एक तरफ ले लेंगे, वन साइड ले लेंगे, तो यहाँ से RT2 माइनस RT1 इक्वल टू RT1 अल्फ़ा T2 माइनस RT2 अल्फ़ा T1। तो यहाँ से अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, आपका बचेगा RT2 माइनस RT1 अपॉन RT1 T2 माइनस RT2 T1। ठीक है, अब इन सारी सब वैल्यूज़ को पुट अप कर देंगे अल्फ़ा इक्वल टू, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 0.004 डिग्रीज पर सेंटीग्रेड। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट रजिस्टर। सो व्हाट इज रजिस्टर? रजिस्टर मीन्स विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, which resist the flow of current, or resistance is the property of material through which it opposes the flow of current। ठीक है, और you can say resistance is the property of material by which it opposes the flow of current through it। ठीक है, मतलब वो अपने से होकर के जो भी करंट फ्लो करती है उसका वो क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, जो भी, जैसे कि मान लो एक रोड है, वो बिल्कुल स्मूथ रोड है, तो आप अपनी गाड़ी को क्या करोगे, बाइक को बहुत तेज़ी से भगाते हुए चले जाओगे स्मूथ रोड पे, और अगर उसी रोड पे मान लो ऐसे ऐसे स्पीड ब्रेकर बने हैं, आप क्या करोगे, आपकी गाड़ी कैसे चलेगी, स्लो चलेगी, ऐसे 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 मतलब स्लो चलेगी, और ये वाला बंदा आराम से निकल जाएगा। तो ये क्या है, ये बेसिकली रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये जो स्पीड ब्रेकर हैं ये क्या है, ये बेसिकली रेजिस्टेंस है। इसीलिए जो रेजिस्टेंस जो होता है, रजिस्टर जो होता है, उसको हम इस तरीके बनाते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, रेजिस्टेंस आपने देखा होगा जो इसका सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है। उसका रीज़न यही है कि वो क्या कर रहा है, वो करंट को फ्लो करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो टाइप ऑफ रजिस्टर्स दो टाइप के हैं, एक वायर बाउंड रजिस्टर और कार्बन रजिस्टर। तो वायर बाउंड रजिस्टर कौन से हैं? इट इज़ मेड अप ऑफ एलॉयज। ये बेसिकली रिहोस्टेट, इसका एग्जांपल रिहोस्टेट है। जैसे कि इसमें क्या है, एक सिलेंडर है, उसके ऊपर वायर को बाउंड किया हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके, मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप है, उसमें वायर को बाउंड किया हुआ है।
इस तरीके, ठीक। तो ये आपका ये वेरिएबल रजिस्टर है। इट इज़ मेड अप ऑफ एलॉयज यूज्ड इन कार ब्रेकिंग सिस्टम एंड रेलवे ट्रैक। तो ये जो रजिस्टर होता है इसको कार ब्रेकिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं और रेलवे ट्रैक में यूज़ कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज आर इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर, ठीक है। ये क्योंकि एलॉयज़ हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो इनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती, मतलब ये रेजिस्टिविटी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर आप जैसे इंक्रीज़ करोगे तो जो भी कंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगा तो करंट डिक्रीज़ कर जाएगी, तो हमारी जो भी कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए होता है जिसकी जो क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो, ठीक है। कार्बन रजिस्टर आपने इन जनरल देखे होंगे, मतलब जैसे कोई सर्किट है तो उस सर्किट में आप देखना कुछ ऐसा कुछ गोल गोल सा इस तरीके का होता है, लगे होते हैं, ठीक है। उसमें कुछ जो है लाइंस बनी होती रेड येलो ग्रीन टाइप की, तो ये बेसिकली क्या, ये रजिस्टर है, ठीक है। इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट, इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव, इट कांट विदस्टैंड इन हाई टेम्परेचर यूज्ड इन लैब, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत छोटे होते हैं, वेरी इनएक्सपेंसिव होते हैं, बहुत चीपर होते हैं, इवन यू कैन बाय इट फ्रॉम सम पैसाज, नॉट इन रुपीज़, ठीक है। इट कांट विदस्टैंड इन हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो ये जो है रुक नहीं पाते हैं और ये बस्ट हो जाते हैं। यूज़ इन लैब में यूज़ कर सकते हैं और छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब रजिस्टर कलर कोड्स, ठीक है, रजिस्टर कलर कोड। तो देखिए, तो रजिस्टर के लिए कलर कोड जो मैंने आपको बताया था ना कि कुछ अलग अलग कलर्स की कुछ लाइनें बनी होती हैं, तो बेसिकली ये उनकी पहचान होती है कि जो रेजिस्टेंस है वो कितने ओम का है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी पावर क्या है, कितने ओम का वो रेजिस्टेंस है। तो इसको बेसिकली उसमें कलर कोडिंग से हम लोग पता करते हैं। तो कलर कोडिंग क्या है, सबसे पहले देखो ब्लैक है, फिर ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, ठीक है। तो इनका जो कलर कोड है, ब्लैक का है 0, ब्राउन का है 1, रेड का है 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वॉलेट का 7, ग्रे का 8 और वाइट का 9, ठीक है। तो ये इनके कोड्स हैं। तो बेसिकली आप इस तरीके अगर याद करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए सिंपल सा एक शॉर्ट फॉर्म है, BB रॉय, मतलब B फॉर ब्लैक, B फॉर ब्राउन, रॉय रेड, ऑरेंज, येलो, ठीक है। मतलब फर्स्ट लेटर सबका ले लिया। फिर ग्रीन से है ग्रेट, ब्लू से ब्रिटेन, फिर हैज़, वॉलेट्स, वी से वेरी, ग्रे फॉर गुड, वाइट फॉर वाइफ, ठीक है। तो BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन, इन ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। मतलब आप इसको इस तरीके याद रखोगे, BB रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो इस तरीके आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला आपका ब्लैक, फिर ब्लू, सॉरी ब्लैक, फिर ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कुछ और कलर्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है। तो गोल्ड का ये जो गिवन है, परसेंटेज में जो गिवन है, टॉलरेंस गिवन है 5%, सिल्वर का है 10% और नो कलर, कोई कलर नहीं तो 20%, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट टू बैंड्स रिप्रेजेंट फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, थर्ड बैंड रिप्रेजेंट डेसिमल मल्टीप्लायर। देखो, जैसे कि आपने कोई ये रेजिस्टेंस देखा, तो इसमें मान लो ये फर्स्ट बैंड ये है, फिर सेकंड बैंड है, फिर थर्ड बैंड है, ठीक है। उसके बाद ये फोर्थ बैंड है,
ठीक। तो जो फर्स्ट बैंड होगी, फर्स्ट टू बैंड क्या करती हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिनोट करती है। ठीक है, फर्स्ट टू बैंड जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर को डिनोट कर रही है, थर्ड फिगर जो है वो डेसिमल मल्टीप्लायर को डिनोट कर रही है, और फोर्थ फिगर जो है, फोर्थ बैंड जो है वो टॉलरेंस को डिनोट कर रही है। बात समझ में आ गई? फर्स्ट टू बैंड रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड बैंड रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लायर, फोर्थ बैंड रिप्रेजेंट्स टॉलरेंस। अब टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस द पॉसिबल वेरिएशन इंडिकेट्स इन कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, मतलब जो भी आपने वैल्यू कैलकुलेट की उसमें पॉसिबल वेरिएशन कितना हो सकता है। ठीक है, अगर गोल्ड है लास्ट बैंड तो उसका टॉलरेंस होता है 5%, सिल्वर है तो 10%, अगर नो कलर है तो 20%। ठीक है, अब देखो, अब रजिस्टेंस जैसे ये एग्जाम्पल है 4 बैंड का, तो देखो इसमें जो मैंने लिया है, मैंने इसमें ये जो पहला है बैंड वो यहीं से लिया है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है, तो देखो, तो पहला बैंड आपका येलो है, मतलब इसमें कलर तो नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर पहला बैंड येलो है, दूसरा रेड है, तीसरा ग्रीन है, चौथा गोल्ड है। ठीक है, तो 4 बैंड कलर हो गया। तो फर्स्ट टू बैंड क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। तो येलो के लिए जैसे आपको पता है बी रॉय 0 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो येलो के लिए 4 आ गया, येलो के लिए 4, दूसरा रेड है, रेड के लिए 2 आ गया, फिर ग्रेट के लिए यानी ग्रीन के लिए 5। ठीक है, तो दो आपके क्लियर हो गए, येलो का 4, रेड का 2, तो 42 हो गया। मल्टीप्लाइड बाय डेसिमल मल्टीप्लायर, तो ग्रीन के लिए होता है 5, तो 10⁵ ओम हो गया। अब लास्ट वाली आपकी गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितना? 5%। ठीक है, तो प्लस माइनस 5% लिख दोगे, तो ये उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। बात समझ में आ गई होगी मैं समझ में। ठीक है, अगर मान लो 5 बैंड कलर कोडिंग दिया है, ठीक है, जैसे 4 के बजाय 5 बैंड अगर उसमें गिवन है, तो फर्स्ट 3 जो होंगे वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर को डिनोट करेंगे, फोर्थ वाला जो है आपको डेसिमल मल्टीप्लायर हो जाएगा, लास्ट वन जो है वो टॉलरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसमें 5 बैंड कलर कोड है, तो इफ़ नंबर ऑफ बैंड्स इंक्रीजेस देन सिग्निफिकेंट फिगर्स विल इंक्रीज। ठीक है, तो येलो के लिए वही 4, रेड के लिए 2, और ये एक्चुअली गलत हो गया है कि वाई, जैसे येलो के लिए रेड है, ठीक है, येलो के लिए रेड है, सॉरी, येलो के लिए 4 है, रेड के लिए आपका 2 है, और यहाँ पे इसको आप जो है इसको कर लो, इसको आप कर लो ब्लैक, जो ये ग्रीन है ना, ये इसकी जगह आप ब्लैक लिख लो, ये उल्टा हो गया थोड़ा, ग्रीन और ब्लैक इधर उधर हो गए। ठीक है, तो ये आपका जो है इसके बाद आपका ये ब्लैक है। ठीक है, ये जहाँ ग्रीन लिखा है वहाँ पे ब्लैक कर दो, और जहाँ ग्रीन है वहाँ इसकी जगह आप ब्लैक कर दो। ठीक है, ये आपका ब्लैक हो जाएगा। तो ब्लैक का क्या होता है? 0। ठीक, और इसका कर दो 10⁵, मतलब जो ग्रीन होगा उसका 5 हो जाएगा, तो 10⁵ प्लस माइनस 5%। ठीक है, तो इन जनरल द बैंड विच फार अवे फ्रॉम अदर बैंड्स इज कंसिडर्ड द लास्ट बैंड। ठीक है, तो मतलब कोई भी बैंड जो लास्ट में हो उसको हम, जो मतलब फार हो दूसरे अदर बैंड से, तो उसको हम क्या कैसा कंसिडर करते हैं? लास्ट बैंड कंसिडर करते हैं। देखो इसमें जैसे सिल्वर वाला है, बाकी अदर 4 बैंड से वो लास्ट में से फार है, मतलब दूर है।
ठीक है, तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, इसको हम लास्ट बैंड कंसीडर करेंगे। तो इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, ऑरेंज का 3, ग्रीन का 5, येलो का 4, ठीक है, ब्राउन का 1, तो 10 प्लस माइनस 10%। और देखो अब रजिस्टर्स इन सीरीज़, तो रजिस्टर्स इन सीरीज़ अगर होता है तो ये डायग्राम आपका बना हुआ है, तो देखो इसमें चारों रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, 3 रेजिस्टेंस, तो वो सीरीज़ में हो गए। और सीरीज़ में क्या होता है, वोल्टेज जो होता है वो डिफरेंट होता है, सबका अलग अलग होता है, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस अलग अलग हैं। करंट सेम होती है, ठीक है, तो इन सीरीज़ करंट विल बी सेम, वोल्टेज विल बी डिफरेंट फॉर ईच रजिस्टर्स। तो V1 इक्वल टू आई आर वन, करंट देखो सब में सेम है, V2 इक्वल टू आई आर टू, V3 इक्वल टू आई आर थ्री। नेट वोल्टेज इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं R इक्वलेंट है, और करंट क्या है, I है, तो यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, ठीक है, तो I इंटू आर इक्वलेंट इक्वल टू आई आर वन, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 में वैल्यू पुट कर देंगे, V इक्वल टू I इंटू आर इक्वलेंट, V1 की वैल्यू हो गई आई आर वन प्लस V2 की वैल्यू हो गई आई आर टू, V3 की वैल्यू हो गई आई आर थ्री, आई कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इसके बाद देखो अगर पैरेलल कनेक्शन है, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, सारे के सारे रेजिस्टेंस ले लो और उनका जो एक एंड है वो यहाँ पे टाइट कर दो, दूसरा एंड दूसरे एंड पे एक साथ लेके टाइट कर दो, ठीक है, सारे जो होंगे वो एक साथ आप टाई कर दो, ठीक है। मतलब जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो इन सब का एक एक एंड लेके एक जगह ऐसे टाइप कर दो। बात समझ में आ गई ये। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें जो वोल्टेज होगा ये वोल्टेज सबका सेम होगा। अब करंट आ रही है तो करंट यहाँ डिवाइड होगी, I1 यहाँ, I2 यहाँ, I3, ठीक है, करंट डिवाइड होगी, वोल्टेज क्या होगा, सारी पैरेलल साइड्स में सेम होगा। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, फिर से ओम्स लॉ V इक्वल टू आई इंटू आर इक्वलेंट, I की वैल्यू निकाल लेंगे V अपॉन आर इक्वलेंट, तो I1 की वैल्यू V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, तो 1 अपॉन आर इक्वलेंट हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आर इक्वलेंट मीन्स क्या होता है कि वी कैन पुट ओनली वन रजिस्टर इक्वलेंट वैल्यू ऑफ 3 रजिस्टर्स, ठीक है, मतलब जो 3 रजिस्टर लगे हुए हैं उनके बजाय हम क्या करें, केवल एक रजिस्टर लगा दिया मैंने, तो वो आपका आर इक्वलेंट के बराबर है, उनका मान उतना ही है जितना इन तीनों का था, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट करने पर उनकी वैल्यू उतनी ही आए जितना 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। मतलब आप समझो आपने 3 आदमी लगाए काम करने के लिए, तो उन्होंने एक दिन में जितना काम किया उतना आपने एक आदमी लगा दिया, वो तीनों बराबर उसमें काम कर दिया, ये मतलब है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा वो ऐसे ही बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें आपको नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो देखो इसमें करंट ए से जाएगी, आगे देखो आगे रास्ता है, आगे रास्ता नहीं है, कि आगे खाली पड़ा हुआ है, तो करंट यहाँ से जाके यहाँ से चली जाएगी, बात समझिएगा, ठीक है। मान लो यहाँ कहीं यहाँ डिवाइड हुई, लेकिन जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। आप गए आगे बहुत बड़ी खाई है, तो आप क्या जाओगे वहाँ पे, वापस आ जाओगे, ठीक। तो करंट ऐसे जाएगी ऐसे वापस, यानी कि अब जो इफ़ेक्टिव सर्किट जो बचा वो आपका क्या बचा, केवल 7 ओम बचा यहाँ पे, और यहाँ केवल 5 ओम बचा बस। और 7 और 5 को अगर ए और बी को अगर खींच दो तो एक आपको ये 7 दिखेगा, एक आपको ये 5 दिखेगा, यानी 7 और ये 5, तो आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 7 प्लस 5 यानी कि 12 ओम, ठीक है, क्लियर, थैंक यू।